CA Tamanna Patel this side from Ahmedabad. For indirect taxes, I have followed CA Yashwant Mangal sir and secured 62 marks in IDT. And as sir always says, Mahol ke saath padho, which helped me to achieve this milestone. Thank you very much, sir. Hi Yashwant sir, this is Mayur Sapkale from Jalgaon. I scored 74 marks in CA final IDT only because of you, sir. I'm Shashin Redia. I cleared my CA final in this attempt. I got exemption in IDT, all because of यशवंत मंगल सर. इनके लेक्चर्स देखो, इनकी समरी बुक से पढ़ो और बस माहौल बना के आओ एग्ज़ाम में. यस सर, गुड मॉर्निंग. यस दोस्तों, गुड मॉर्निंग. तो दोस्तों आइए अगला बड़ा ही शानदार वाला चैप्टर जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, रिफंड्स अंडर जीएसटी. बड़ा अच्छा चैप्टर है बच्चों. आइए सर हम बात करते हैं किन किन केसेस में रिफंड मिलते हैं. पर हाँ सर, बिफोर बिगनिंग दिस चैप्टर आई होप ये सारे लेक्चर जो रिवीजन सीरीज है वो आप देख रहे हो एंड आपके एंड पर अच्छे से एंड इफेक्टिवली रिवीजन हो रहा है. और अगर रिवीजन में मजा आ गया हो तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा एंड कमेंट के अंदर माहौल जबरदस्त शानदार MJS भी लिखते हुए चलेगा सर. पर हाँ मजा आना चाहिए आपको पढ़ने के लिए एंड पूरी एनर्जी से आप पढ़ाई करिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन याद रखिएगा. रिफंड्स अंडर जीएसटी पूरी पॉकेट में आपके आने वाला है. आइए दोस्तों सर सेक्शन नंबर 54 ने रिफंड्स के प्रोविजंस दिए. सबसे पहली बात, कौन कौन से केसेस में रिफंड की बात आती है अंडर जीएसटी. फर्स्ट, अगर आपने ऑन जीरो रेटेड सप्लाई. अच्छा पहली बात, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? आपने कोई गुड्स और सर्विस और बोथ SEZ की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया, या कोई गुड्स और सर्विस और बोथ आपने एक्सपोर्ट किया, तो उसको बोलते हैं क्या? ZERO, जीरो रेटेड सप्लाई. या दो चॉइस है. आपने सिंस ये इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आता है इसलिए आपने IGST पे किया और IGST पे करके उसका रिफंड ले लिया. फर्स्ट ऑप्शन तो ये है. सेकंड ऑप्शन है कि यू कैन मेक द जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड और LUT. मतलब आप जीरो रेटेड सप्लाई करने से पहले ही बॉन्ड या LUT साइन कर दीजिए और सर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ऑन जीरो रेटेड सप्लाई. पर हाँ उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको ITC मिलेगा. उस ITC को आप अदर लायबिलिटी में काम ले सकते हो. पर अगर सर आपके पास एक्सेस बैलेंस ऑफ ITC बचता है तो इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज के एक्सेस बैलेंस ऑफ ITC, जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ ITC है, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, जिसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे जाके बेटा. एंड सेकंड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ ITC का रिफंड मिलता है. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है आगे पढ़ेंगे. पर हाँ जहां पे इनपुट्स पे रेट इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज, तो ऐसे केस में दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. और वहां पे अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस ऑफ ITC बचता है इनपुट्स का, तो केवल इनपुट्स या एक्सेस बैलेंस ऑफ ITC का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो. क्लियर? अच्छा, जब भी आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, जितने बैलेंस ऑफ ITC के लिए आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है उतना बैलेंस आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगा एंड सर उतना अमाउंट आपके बैलेंस से कम हो जाएगा क्योंकि आपको रिफंड मिलने वाला है. और इनकेस अगर किसी केस में रिफंड नहीं मिलता है, रिफंड रिजेक्ट हो जाता है, तो जितना अमाउंट ऑफ रिफंड रिजेक्ट हुआ है उतना अमाउंट रिक्रेडिट हो जाएगा इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. आइए सर, इन केस ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट हम आगे बढ़ेंगे. 4 केसेस दे रखे जिनको डिम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, वहां बुलाया हुआ है क्या या तो सप्लायर या रेसिपिएंट, दोनों में से कोई भी एक पर्सन रिफंड लेने आ सकता है. डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में एक बार GST लगेगा और फिर GST एक बार गवर्नमेंट को पे करके फिर रिफंड लीजिए, या तो सप्लायर ले या फिर रेसिपिएंट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है. फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपका खुद का ई-वॉलेट है भाई, उसमें अगर एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो. सर रिफंड वाउचर, आपने कभी भी सप्लायर को जब एडवांस आपने दिया था तो सप्लायर ने आपको रिसीट वाउचर दिया था, उसके बेस पे उसने GST पे कर दिया. और सर अब सर्विसेज के केस में एडवांस में भी GST लगता है. अब सर वो किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, उसने आपको रिफंड दिया तो ही विल इशू रिफंड वाउचर. तो जितना आपको रिफंड दिया है उसने वैल्यू का, उतना प्रोपोर्शनल GST लायबिलिटी को भी कम हो जाएगी. इसलिए सर रिफंड वाउचर के बेस पे वो रिफंड ले सकता है सप्लायर, जितना गवर्नमेंट को उसने एक्सेस टैक्स पे किया. ऑन द बेसिस ऑफ रिफंड वाउचर ही कैन क्लेम द क्रेडिट, ही कैन क्लेम द रिफंड. सर अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को रॉन्गली इंट्रास्टेट मानते हुए CGST और SGST पे कर दिया जबकि वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन था, तो ऐसे केस में पहले आप करेक्ट हेड में टैक्स पे करेंगे और रॉन्ग हेड में जो टैक्स पे किया उसका आप रिफंड लेके आएंगे, वाइस वर्सा ऑल्सो. पर हाँ जब करेक्ट हेड में टैक्स पे करेंगे उसके 2 साल में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो. सर अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है बेटा जो इंडिया में आया है और इंडिया से कोई गुड्स उसने परचेज किया, उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, वहां पे IGST लगता है. वो टूरिस्ट जब इंडिया से बाहर जाएगा तब कस्टम पोर्ट पर वो गुड्स प्रेजेंट करेगा, उन पे जो बिल पे GST लगा हुआ है IGST उसको रिफंड मिलेगा. फिर अगर किसी केस में आपने टैक्स एक्सेस पे किया हुआ है जहां पे आपका डिस्प्यूट चल रहा है, जजमेंट वगैरह आ गया आपकी फेवर में और आप केस जीत गए, आपको रिफंड मिलेगा. सर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ मानो ₹1000 में, फाइनल असेसमेंट हुआ ₹700 में,
तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स जो है 300 रुपए, उतना आपको रिफंड मिलेगा। क्लियर सर? यूएन बॉडीज और एम्बेसीज ने इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स पे किया उसका इनको रिफंड मिलता है। क्लियर? डन। ये वो सारे केसेस जहां रिफंड मिलता है, रिफंड कितना मिलता है, किसको मिलता है, क्या कंडीशन है, वो सब पढ़ेंगे आगे जाके बेटा। आइए बच्चों, सर टाइम लिमिट टू क्लेम द रिफंड, तो सर विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट यू कैन क्लेम द रिफंड। 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। कस्टम में 1 year का टाइम मिलता है बच्चों। अब सर एक सर्कुलर बोलता है क्या, अगर मान लो आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक टैक्स पीरियड का रिफंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा अलग से, नहीं, आप मल्टीपल टैक्स पीरियड्स को क्लब करके सिंगल रिफंड एप्लीकेशन कर सकते हो। दोज मल्टीपल टैक्स पीरियड में बी स्प्रेड ओवर अ फाइनेंशियल ईयर और अ मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स आल्सो बेटा। तो रिफंड में बी क्लेम्ड फॉर अ टैक्स पीरियड और बाय क्लबिंग सक्सेसिव टैक्स पीरियड विच में स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। ओके बच्चों, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। नाउ रिलेवेंट डेट, अरे भाई 2 साल कब से? रिलेवेंट डेट से 2 साल। रिलेवेंट डेट से मतलब रिलेवेंट डेट क्या होती है? तो इनकेस अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है बाय सी और एयर, तो जब वो वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया क्रॉस करता है तब से आप 2 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बाय लैंड अगर, या तो जब वो कस्टम फ्रंटियर पास करेगा, लैंड कस्टम फ्रंटियर पास करेगा, वहां से 2 साल के अंदर। बाय पोस्ट अगर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स को, तो जिस दिन गुड्स डिस्पैच किया है पोस्ट ऑफिसर ने टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, वहां से 2 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, तो सर या तो सप्लाई रिफंड के लिए अप्लाई करे या रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करे। ध्यान रखना, इस पे सर्कुलर भी था, रिफंड के लिए कोई भी अप्लाई करे, एक बार टैक्स पे किया, फिर सप्लायर नंबर रिटर्न फाइल किया होगा, तो जिस दिन सप्लायर नंबर रिटर्न फाइल किया है वहां से 2 years के अंदर आप रिफंड अप्लाई कर सकते हो। भले रिफंड के लिए अप्लाई रेसिपिएंट कर रहा हो, सप्लायर कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और सर्विस, ध्यान रखिएगा बेटा। सर सर्विसेज को एक्सपोर्ट का मानते हैं जब सर्विसेज कंप्लीट भी हो गई है प्लस उसका पेमेंट भी रिसीव हो गया है। क्लियर? इसलिए अगर कभी भी आपने सर्विसेज पहले कंप्लीट कर दी, पेमेंट बाद में, तो जब पेमेंट रिसीव होगा वहां से 2 year काउंट किए जाते हैं। और अगर कभी पेमेंट एडवांस में आ जाए, तो जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया आफ्टर कंप्लीशन सर्विस, वहां से 2 year काउंट करेंगे टू क्लेम द रिफंड। सर एसीजेड यूनिट डेवलपर को अगर आपने सप्लाई किया है, तो सर सिंस वो 0 rate सप्लाई है, तो जिस सप्लायर ने सप्लाई किया उसने जब अपना रिटर्न सबमिट किया होगा, तो सर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज, तो यहां पे लिखा है क्या, ड्यू डेट। और सर ध्यान रखना, डीम्ड एक्सपोर्ट केस में जिस दिन एक्चुअली रिटर्न सबमिट किया है वहां से देखते हैं बेटा। ओके सर, अब किसी केस में आप केस जीत गए, जजमेंट में आपका रिफंड मिलता है, तो जब वो जजमेंट का ऑर्डर आया, कम्युनिकेट हुआ है, वहां से 2 years के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है। इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहां पे इनपुट्स पर रेट हायर था देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज, तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, जिस पीरियड में आपने सप्लाई किया था, जहां पे रिफंड क्लेम अराइज होता है, वहां से उस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, वहां से 2 years के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोविजनल असेसमेंट के केस में जब फाइनल असेसमेंट होने के बाद ड्यूटी का एडजस्टमेंट हो गया, टैक्स का एडजस्टमेंट हो गया, वहां से 2 years के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदर देन सप्लायर, मतलब बायर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जिस दिन उसने गुड्स और सर्विस बहुत रिसीव करी है, वहां से 2 years के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ वहां से 2 years के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करोगे, अगर इन ऊपर वाले सारे केसेस में आपका केस कवर नहीं होता है तो। क्लियर? डन। ये रिलेवेंट डेट की बात करें, हमने कोई खास बात नहीं थी सर। आइए, नाउ व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिफंड क्लेम एंड प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो, कस्टम्स हो या सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हो, गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन ले रखा है कि बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज पास्ड ऑन बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। कस्टमर को पास ऑन किया है, ये गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन ले रखा है, अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज, मतलब बर्डन टू प्रूव इज ऑन दी असेसी, कि सर उसने क्लेम नहीं, उसने बर्डन शिफ्ट नहीं किया है, या जिसने बर्डन बोन किया मेरा कस्टमर है, वो प्रूव कर दे कि उसने फर्दर आगे बर्डन शिफ्ट नहीं किया, तो वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सर इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। नाउ ऐसे केस में जब भी रिफंड के लिए अप्लाई करता है, तो सर जो भी पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 2 तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। फर्स्ट कि भाई यहाँ पे एक्सेस टैक्स पे हुआ है और केस इज फिट फॉर रिफंड, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा कि केस तो रिफंड के लिए एलिजिबल है, पर वो रिफंड मेरे को ही मिलना चाहिए। आई एम द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये भी अगर उसने प्रूव किया तब जाके रिफंड मिलता है, नहीं तो अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि रिफंड बनता है पर ये प्रूव नहीं कर पाया कि बर्डन उसने बोन किया, तो ऐसे केस में जो रिफंड बनता है वो अगर सही है क्लेम, तो ऐसे केस में दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। अब ध्यान रखिएगा, जब भी रिफंड के लिए अप्लाई करता है एसएससी तब अमाउंट ऑफ रिफंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सब क्लब करके अगर एक्सीडिंग ₹2 लाख है, कितना है बच्चों? एक्सीडिंग ₹2 लाख, तो ऐसे केस में उसको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ता है, जिसमें वो सर्टिफाई करेंगे सीए साहब कि मालिक इसने बर्डन बोन किया है, मैंने वेरीफाई किया, चेक किया है। पर अगर 2 लाख रुपए तक का अमाउंट है, तो ऐसे केस में सेल्फ डिक्लेरेशन से ही काम चल जाएगा, वहां पे आपको
सर सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आप बोल देंगे कि मैंने बर्डन बोन किया है, आई एम द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। और हाँ ध्यान रखिए, अगर कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो भले ही अमाउंट ऑफ रिफंड मोर देन ₹2 लेके उसको सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। नाउ दीज आर दी 6 केसेज विच आर कॉल्ड एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इन 6 केसेस में सर रिफंड हमेशा मिलेगा, और हाँ यहाँ पे कोई सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना कोई सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है, भले अमाउंट ऑफ रिफंड कितना भी हो। फर्स्ट केस, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, और ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट्स। तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट पे जो आपने आईजीएसटी पे किया या अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का आप रिफंड ले रहे हो, वहां पे कोई सीए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं चाहिए। सेकंड, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अगर आप अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी के रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आप अगर आईटीसी का रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सर ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा। देन रिफंड वाउचर वाले केस में, एंड सर अगर किसी ट्रांजेक्शन को गलती से आपने इंटरस्टेड मान लिया एंड बाद में पता पड़ा कि इंटर है या वाइस वर्सा, वहां पे भी सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को नोटिफाई कर सकती है, ये क्लास ऑफ पर्सन ऐसे है जहां पे सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दीज आर दी एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, यहाँ रिफंड दीजिए। प्लस इलेक्ट्रॉनिक कैश में अगर एक्सेस बैलेंस है वो तो आपका ही ई वॉलेट एक तरह से, उसका रिफंड कभी भी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? दीज आर दी एक्सेप्शनल केसेस जहां पे सर आपको रिफंड मिलेगा, जहां पे सर सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। प्लस गवर्नमेंट ने सर ये बोल दिया है कि जब भी सर सप्लायर ने कस्टमर से टैक्स का अमाउंट रिकवर किया तो हमेशा ये माना जाएगा कि इंसिडेंस ऑफ द टैक्स हैज बीन पास्ड ऑन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, और वो सर अल्टीमेट कंज्यूमर ने अगर बर्डन बोन किया तो अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, अनलेस आप प्रूव कर दो कि यू आर एन एक्सेप्शन, आपने बर्डन बोन के आगे शिफ्ट नहीं किया, एक अलग बात हो जाएगी बच्चों। आइए बच्चों, सर डेफिशिएंसीज इन द रिफंड एप्लीकेशंस। मालिक अगर मान लो आपने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने सपोज 14 फेब को रिफंड के लिए अप्लाई किया, सर 30 मई को उस प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेशन आपकी रिटर्न कर दी और बोला क्या कि साहब इसमें ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, ये डेफिशिएंसी है, तो ऐसे केस में आप वापस से रीसबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को आफ्टर फर्निशिंग ऑल द डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, या जो डेफिशिएंसी उसको फुलफिल करके आप सबमिट करेंगे। पर हाँ ध्यान रखना, आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन कब सबमिट करी थी? 14 फेब को। आपको रिटर्न कब करी गवर्नमेंट ऑफिसर ने? 30 मई को। तो दिस पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ 2 years फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिफंड। ओके डन। सर अब ऑर्डर ऑफ रिफंड, सर 60 दिन के अंदर रिफंड देना पड़ता है, नहीं तो 61st डे से गवर्नमेंट विल पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एक केस में 9% भी, आगे बात करेंगे बच्चों। अब हाँ 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने बोला है क्या, ये अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट। अगर वो एलिजिबल रिफंड में तो 60 दिन में ऑर्डर पास नहीं करना है, 60 दिन में तो उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाना चाहिए भाई साहब। तो ऐसे केस में इसलिए इनको एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन दिया सर्कुलर इशू करके और बोल दिया क्या आप 45 डेज में फाइनल सैंक्शन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑर्डर आप पास कर देना, सो दैट 60 डेज के अंदर उस एसएससी के बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाए, नहीं तो 61st डे से ही विल आस्क द इंटरेस्ट। क्लियर? प्रोविजनल रिफंड। आइए बच्चों, सर अगर आप जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत कर रहे हो तो ऐसे केस में जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम आप एक बार इसको प्रोविजनल बेस पे दे देना, उसके बाद जब फाइनल एप्लीकेशन का आप अप्रूवल करोगे उसके बाद डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा वो आप पे कर दीजिएगा या एडजस्टमेंट उस टाइम हो जाएगा, पर एक बार 90% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम शुड बी रिफंडेड टू द एसएससी। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, मई 26 एंड ऑनवर्ड्स जिनके एग्जाम्स है वहां पे आपको यहाँ पे कुछ नोट्स मिलेंगे, वो मैं बोल देता हूँ। सरकार मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम से, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रॉपर ऑफिसर को आप अप्लाई करेंगे रिफंड के लिए, तो ऐसे केस में 7 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर बच्चा? 7 डेज के अंदर ही विल हैव टू गिव यू द प्रोविजनल रिफंड इन योर अकाउंट। 90% का अमाउंट जो है वो 7 दिन के अंदर आ जाएगा। 7 दिन की लिमिट अभी डाल दी बेटा। सेकंड थिंग, सर एक सर्कुलर इशू करके बहुत क्लैरिटी से बोल दिया इन्होंने कि सर अभी तक ये जो प्रोविजनल रिफंड वाली बात थी वो केवल जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के केस में थी, अभी सेम प्रोविजन विल अप्लाई इन केस ऑफ आईडीएस ऑल्सो। अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी के लिए रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया है उसका 90% रिफंड विल बी ग्रांटेड टू यू विद इन 7 days, एंड सेम प्रोसेस जो यहां पे हमने इसके लिए दिया है वो आईडीएस के केस में अप्लाई होगा। मतलब 7 दिन में आपको रिफंड मिल जाएगा। कितना? 90% ऑफ द अमाउंट विच यू हैव क्लेम्ड फॉर रिफंड। और उसके बाद जब फाइनल एप्लीकेशन एग्जामिन होगी, चेक होगी, उसके बाद आपका जो भी एडजस्टमेंट होगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिफंड बनता है तो दे देंगे, नहीं तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करा जाएगा। क्लियर? डन। अब आइए
इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, इनको सर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ। तो सर इनको बोल दिया क्या, जब अपना बिजनेस ये क्लोज करेंगे, अपना सारा रिटर्न फाइल कर देंगे सर, जब अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के जा रहे होंगे तब इनको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन्होंने एक्सेस बैलेंस जो पे किया था, इन्होंने जो एडवांस एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करी थी उसमें वैसे भी कुछ अमाउंट बच गया तो दे कैन क्लेम द रिफंड, बट ओनली आफ्टर लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय हिम हैज बीन सो फर्निश्ड, उसके बाद ये रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनको रिफंड मिल जाएगा। नाउ विथ होल्डिंग ऑफ रिफंड क्लेम कोई खास बात नहीं बच्चों। अगर मान लो आपने कोई आपको कोई रिफंड बन रहा है बच्चों, तो प्रॉपर ऑफिसर को पावर दिया कि वो आपका चाहे तो रिफंड को विथहोल्ड कर देगा। पर हाँ, ऐसे कैसे बोल दिया क्या, अगर आपने वो विथहोल्ड कब करेगा, दादागिरी लगाएगा क्या, नहीं। यहां केसेस दे रखे हैं। सबसे पहला, अगर आपने सर रिटर्न फर्निश करने में कोई डिफॉल्ट किया हुआ है तो सर जब तक कि आप रिटर्न फर्निश नहीं करते तो तब तक आपका रिफंड ड्यू वो होल्ड कर सकता है। या आपके अगेंस्ट सर कोई भी लायबिलिटी टू पे आपकी अराइज होती है तो ऐसे केस में वो अमाउंट को, उतना अमाउंट वो लोग क्या कर देंगे, स्टे कर देंगे, उतना अमाउंट आपका विथ होल्ड कर देंगे। पर हाँ, अगर मान लो लायबिलिटी जो है आपकी वो डिपार्टमेंट ने, वो किसी कोर्ट ने स्टे कर दी है कि सर नहीं पे करना है, तो ऐसे केस में रिफंड आपको दे दिया जाएगा, विथहोल्ड नहीं करेंगे बेटा। क्लियर। या कोई भी अपील में या किसी प्रोसीडिंग में चल रहा है, कमिश्नर को लगता है कि यहाँ पे अगर हमने रिफंड दे दिया तो देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट, तो ऐसे केस में रिफंड को होल्ड कर सकते हैं। अगर रिफंड को होल्ड किया है और बाद में पता पड़ा कि नहीं रिफंड तो बनता है, तो सर ऐसे केस में वो रिफंड आपको दिया जाएगा अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, क्योंकि सर गवर्नमेंट ने आपका रिफंड विथहोल्ड किया तो दे विल पे यू अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आइए सर, जीएसटी में ध्यान रखिएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम शुड बी 1999 तक हुआ रिफंड क्लेम तो सर रिफंड विल नॉट बी अलाउड। सर आइए, रिफंड ऑफ आईटीसी। अब सर आईटीसी के रिफंड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आईडीएस के प्रोविजंस को और जीरो रेट सप्लाई के प्रोविजंस को डिटेल में बात करेंगे विद फॉर्मूला। पर हाँ, उसके लिए कुछ सर्कुलर। सबसे पहले अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, क्या लगता है बच्चों, एक्सपोर्ट ड्यूटी। व्हाट डज इट मीन? इट मींस गवर्नमेंट ने उस गुड्स के एक्सपोर्ट पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखा है, इट मींस गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। इसीलिए अगर किसी गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उसके एक्सपोर्ट करने पर न तो आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा, न आपको अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड मिलेगा। आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है इन केस ऑफ गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट करी है जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। अब एक सर्कुलर आया क्या कि अगर कोई गुड्स शेड्यूल 2 में मेंशन ही नहीं है, कस्टम का शेड्यूल 2 जिसमें एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रखा है बेटा, अगर कोई गुड्स मेंशन नहीं है मतलब इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। पर अगर कोई गुड्स मेंशन है शेड्यूल 2 में पर उस पर रेट ऑफ टैक्स निल लिखा हुआ है या उसको अलग से गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एग्जेम्प्ट किया हुआ है, फुली एग्जेम्प्टेड किया हुआ है, तो क्या वो गुड्स को मानेंगे कि उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है? आंसर इज नो सर, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन दोस गुड्स, इसीलिए दोस गुड्स विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड और वहां पे जीएसटी वाला रिफंड उसको मिलेंगे। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट चाहती है क्या, अगर एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो ही उन गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर आपको कोई रिफंड जीएसटी का हम नहीं देंगे। आइए बच्चों, सर रिफंड ऑफ आईटीसी विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपोर्ट, सर मैं तो बताता हूं सर्कुलर है, अगर कोई क्रेडिट आपके जीएसटी 2B में आ ही नहीं रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उसका आईटीसी अवेल ही नहीं होता, तो उसके रिफंड की बात तो आती ही नहीं है। पर हाँ सर, इसके 3 एक्सेप्शन वही जो हमने आईटीसी चैप्टर पढ़ते हुए पढ़े थे कि जो क्रेडिट आपके 2B में नहीं आ रही है तो भी आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो। सर वो 3 एक्सेप्शन, फर्स्ट अगर आपकी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की थी और आपने इनवर्ट सप्लाई लिया, आरसी में टैक्स पे किया वो बिल आपके 2B में नहीं आ रहा तो भी आप क्रेडिट ले सकते हो सर, सेम वे उसका रिफंड भी ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। सेकंड, आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम के साथ जो आईजीएसटी पे किया सर, उन पर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वहां पे आपके 2B में नहीं आ रहा है। सर नेक्स्ट है क्या, आईएसडी के इनवॉइसेस वो जीएसटी 6 फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है, जीएसटी 1 के थ्रू नहीं आता है, इसलिए उस पर भी जीएसटी 2B की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है। और ऐसे केस में ये 3 इनवॉइसेस ऐसे हैं जिनका क्रेडिट 2B में नहीं आ रहा है फिर भी आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो और उसका रिफंड भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल्दो 2B में नहीं आ रहा है फिर भी, अगर आप एलिजिबल हो रिफंड के लिए तो ऑब्वियसली। पर सर ध्यान रखिएगा, बाकी सारा क्रेडिट 2B में आएगा, जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट होगा तो ही क्रेडिट की बात आएगी, वरना क्रेडिट की बात कैसे आ सकती है यार। आइए आईडीएस के प्रोविजंस को बहुत ही सुंदरता से, शिद्दत से मस्त वाला पढ़ते हैं बच्चों। सर शानदार वाला रिवीजन होगा, इफेक्टिव रिवीजन करना है तो पूरा कंसंट्रेशन यहां से रखिएगा। आप अपने रिवीजन में, लेक्चर में, कमेंट में टाइम स्टैम्प लगा देना क्योंकि ये आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आइए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में सबसे पहली बात, कौन सा केस आईडीएस कहलाता है, जहां पे इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज। मतलब आउटपुट कैन बी गुड्स, आउटपुट कैन बी सर्विसेज ऑल्सो,
परचेज की बात करें तो केवल इनपुट देखने का, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस नहीं देखने का बच्चों। क्लियर? केवल इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स अगर हायर है देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज, तो योर केस इज फिट फॉर आईडीएस। नाउ अब ऐसे केस में सर अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी रह जाता है, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी रह जाता है आफ्टर पेइंग योर ओन लायबिलिटी ऑन द आईडी सप्लाईज, तो ऐसे केस में यू आर एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड ऑफ एक्सेस क्रेडिट अवेल्ड या एक्सेस क्रेडिट बैलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, उसका आपको रिफंड मिलेगा। अब रिफंड का फॉर्मूला क्या है? सिंपली बात है सर, मान लो मेरे कोई मोर देन वन सप्लाईज है कुछ, तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे इनपुट्स पर रेट है कितना? 18%। इनपुट सर्विस पे क्या है, कैपिटल गुड्स पे क्या है, आई डोंट केयर। मेरा आउटपुट गुड्स हो या आउटपुट सर्विस हो, जैसे मैं जॉब वर्कर हूं तो मेरी आउटपुट सर्विस है, रेट ऑफ टैक्स कितना है? सपोज 5%। क्लियर? तो माय केस इज फिट फॉर आईडीएस। नाउ मेरे आउटपुट गुड्स, ये तो नंबर 1 था, आउटपुट गुड्स नंबर 2 और आउटपुट गुड्स नंबर सर्विसेज नंबर 2, उस पर रेट ऑफ टैक्स है सपोज कितना? 18% ही है मेरे भाई। तो ऐसे केस में ये वाला गुड्स या सर्विसेज एलिजिबल है फॉर आईडीएस, ये वाला गुड्स सर्विस एलिजिबल नहीं है फॉर आईडीएस। तो ऐसे केस में मेरे सारे इनपुट्स पे सपोज रेट कितना है? 18% है। तो सर ऐसे केस में रिफंड का फॉर्मूला बोलता है कि भाई जितने भी इनपुट्स पे आपने आईटीसी अवेल किया है ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी क्या, ध्यान रखिएगा, उससे कोई कंसर्न नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके अच्छे से सोल्व हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से इफेक्टिवली सुन लिया तो। मालिक आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी क्या, वी डोंट केयर, ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड कितना आपने इनपुट्स का आईटीसी अवेल किया। अब वो इनपुट का आईटीसी को पहले एलोकेट कर दीजिए, किसके लिए? नॉर्मल आईडीएस वाली सप्लाईज के लिए और नॉर्मल सप्लाईज के लिए। तो सर टर्नओवर जो होगा इसका टर्नओवर ऑफ आईडीएस वाली सप्लाईज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय टोटल क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। तो ये एलोकेशन हो गया कि सर इसके लिए कितना इनपुट्स एलोकेट हुआ। अब ये इनपुट्स एलोकेट हो गया, पर सर अब आईडीएस वाली सप्लाई जो है वो खुद की लायबिलिटी भी तो होगी सर, पहले उस क्रेडिट को खुद की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज करिए। जितना आईटीसी एलोकेट हुआ आउटपुट गुड्स नंबर 1 और आउटपुट गुड्स नंबर गुड्स या सर्विस दोनों में से एक भी बोल रहा हूं मैं, आउटपुट गुड्स हो सकते हैं सर्विस हो सकते हैं बेटा, तो आपके आउटपुट पर बोलूंगा मैं, आपके आउटपुट पर जो आईडीएस वाला आउटपुट है उसका खुद का लायबिलिटी भी तो है भाई, उसकी लायबिलिटी पे करने के लिए पहले उस इनपुट से क्रेडिट को आप यूज करिए, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईडीएस आपको रिफंड मिल जाएगा जो इनपुट्स का रिफंड है बेटा। पर हाँ, जो आईडीएस वाली आउटवर्ड सप्लाई है आपकी जिसकी लायबिलिटी 5% है, इसको पे करने के लिए आप क्या करेंगे? सर इनपुट्स का आईटीसी कितना अवेल किया डिवाइड बाय इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विस का आईटीसी कितना अवेल किया, इस प्रोपोर्शन में आप इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का आईटीसी यूज करेंगे टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ आईडीएस। ठीक है? तो सर इसमें से इस प्रोपोर्शन से कितना इनपुट का क्रेडिट यूज आ गया, ओके, वो यूज आ गया सपोज था कितना? 60,000, और जो हमने प्रोपोर्शन किया था टोटल आईडीएस वाला सप्लाईज डिवाइड बाय एडजस्ट टोटल टर्नओवर करके जो इनपुट्स का आईटीसी एलोकेट किया था वो था सपोज 1 लाख, तो 1 लाख में से 60,000 यूज आ गया किसके लिए? आपकी आईडीएस की सप्लाईज की लायबिलिटी पे करने के लिए। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 40,000 विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब सर नेट आईटीसी का मतलब क्या है? केवल इनपुट्स का आईटीसी, इनपुट सर्विस के गुड्स का आईटीसी नहीं, वो भी अवेल ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। एडजस्ट टोटल टर्नओवर मतलब सारा टर्नओवर, कि टर्नओवर इन द स्टेट कितना था आपका उस पर्टिकुलर रिलेवेंट पीरियड का। पर हाँ, सर्विसेज के लिए सर अगर आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर अलग से ऐड करने का, यहाँ पे एक्सक्लूड करने का, अलग से ऐड करने का बेटा। ठीक है? अभी हम एक्सपोर्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आप वहां पे ये पॉइंट आएगा। पर हाँ सर, टोटल टर्नओवर से एक्सक्लूड करने का क्या? टर्नओवर ऑफ एग्जम सप्लाईज, क्योंकि अगर एग्जम सप्लाईज है तो हाँ तो आईटीसी अवेल ही नहीं होता है, रिफंड की बात तो बहुत दूर की है सर। पर हाँ, अगर कोई सप्लाईज आपकी ऐसी है जो एग्जम्प्टेड है पर उसको आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है, तो सर आपको पता है क्या, एक्सपोर्ट या एसजेड को सप्लाई करते हो, भले एग्जाम गुड सप्लाई कर रहे हो, फिर भी वो टैक्सेबल की तरह माना जाता है, उसमें आईटीसी मिलता है। इसलिए यहाँ पे वो एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करने का विच इज नॉट सप्लाइड टू एसजेड और नॉट एक्सपोर्टेड। ओके सर, आइए बच्चों अब बात आ रही क्या, कुछ सर्कुलर मैंने दे रखे। नो रिफंड परमिसिबल फॉर एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स के लिए कोई रिफंड नहीं मिलता है। अगर आपके आउटपुट सप्लाईज पे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट या नील रेटेड है, तो हाँ आईटीसी अवेल ही नहीं होता, रिफंड की बात तो आती नहीं है। फिर गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हो, नोटिफाई करके बोल देंगे क्या, इन गुड्स और सर्विस और बोथ में भले ही रेट ऑफ टैक्स इज लोअर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर इनपुट्स, फिर भी दीज आर नॉट फिट फॉर आईडीएस रिफंड, तो ऐसे केस में रिफंड नहीं मिलेगा। सिंपल, क्लियर, डन। सर ये एक एग्जांपल दे रखा है, कोई खास बात नहीं सर। आइए मालिक, सर एक और सर्कुलर मस्त वाला। सर आप मान लो
मेरे पास एक आउटवर्ड सप्लाई ऐसा है जिस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 5%। कुछ इनवर्ड सप्लाई ऐसी है इनपुट्स की जिस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 18%। एक पर है कितना 5%। तो मेरे मल्टीपल इनपुट काम आते हैं, उसमें से एक भी इनपुट पर अगर रेट ऑफ टैक्स इज मोर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन माय आउटवर्ड सप्लाई तो माय केस विल बी फिट फॉर आईडीएस। और सेकंड थिंग, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा रिफंड के लिए तो टोटल टैक्स पेड ऑन इनपुट्स में देखूंगा, भले वो कोई भी इनपुट हो, भले उन इनपुट पर रेट ऑफ टैक्स कुछ भी रहा हो, वी डोंट केयर। सारे टोटल इनपुट्स पे जो मैंने टैक्स पे किया हुआ है सर वो सारा आईटीसी लूंगा और वो आईटीसी को कंपेयर करूंगा मेरे आउटवर्ड लायबिलिटी से। आउटवर्ड लायबिलिटी पे करने के बाद जो बचा हुआ क्रेडिट है इनपुट्स का वो मेरे लिए रिफंड के लिए एलिजिबल होगा। आइए बच्चों सर हाँ, अगर कभी भी सर एक और सर्कुलर आया, सपोज आपने कोई गुड्स परचेज किया, यू आर अ ट्रेडर, आपने कोई गुड्स परचेज किया तब रेट ऑफ टैक्स था कितना 18%। पर सर सपोज रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, जब आप बेचने गए उससे पहले रेट ऑफ टैक्स कम होके उस पर कितना हो गया 5% हो गया, तो क्या आपका केस फिट है फॉर आईडीएस? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ केस फॉर आईडीएस। ध्यान रखना, अगर इनपुट्स और आउटपुट सेम है और देयर वाज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स तो उसकी वजह से सर अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई पर रेट ऑफ टैक्स कम हो गई थी और सर जब उसी गुड्स को परचेज किया था तब रेट ऑफ टैक्स हायर था, यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड। पर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आपने जब आउटपुट सप्लाई किया था वो किसी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स के नोटिफिकेशन की वजह से आपके रेट ऑफ टैक्स कम हो गई थी तो ऐसे केस में यू कैन क्लेम द रिफंड। एग्जाम्पल इसका वो याद है, मर्चेंट ट्रेडर्स को अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट के लिए बेचा है तो केवल 0.1% पे आप सप्लाई कर सकते हो उन गुड्स को। तो सर आपने जब गुड्स परचेज किया था तब रेट था कितना 18%, जब बेच रहे हो तब भी रेट ऑफ टैक्स 18% है, पर वो स्पेशल कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से आपने 0.1% टैक्स लगा के ही आपने सप्लाई किया मर्चेंट एक्सपोर्टर को। तो ऐसे केस में अगर एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी बचता तो यू कैन क्लेम द रिफंड। ये मैंने आपको समझा रखा है। आइए बच्चों सर अब आ रहा है क्या जीरो रेटेड सप्लाई। दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर बेटा हमेशा कि सर फर्स्ट आप एलयूडी बॉन्ड साइन ना करें और जीरो रेटेड सप्लाई पर आप आईजीएसटी पे करें, आईजीएसटी पे करते उसका रिफंड ले, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। सेकंड थिंग सर अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ या एसईजेड को सप्लाई करने से पहले एलयूडी बॉन्ड साइन कर दिया तो ऐसे केस में यू नीड नॉट पे एनी टैक्स ऑन योर आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। पर सर ऐसे केस में इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स सबका आपको आईटीसी मिलता है, ऑल द आप सेल पे टैक्स पे नहीं कर रहे हो फिर भी आप आईटीसी ले सकते हो। पर अगर वो आईटीसी काम नहीं आता है तो इनपुट्स और इनपुट सर्विस पे जो आपने क्रेडिट लिया था उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। पर केवल इनपुट और इनपुट सर्विस का ध्यान रखिएगा, आईडीएस वाले केस में केवल इनपुट का रिफंड मिलता था, यहाँ पे इनपुट एंड इनपुट सर्विस दोनों का रिफंड मिलता है। कैपिटल गुड्स का रिफंड तो किसी भी केस में नहीं मिलेगा। यू कैन अवेल द क्रेडिट, यू कैन कैरी फॉरवर्ड, पर रिफंड कभी नहीं मिलेगा बच्चों। सर अब आता है क्या अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया, सर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एसईजेड को सप्लाई किया तो व्हाट विल बी द रिफंड का अमाउंट? तो सर सिंपल सी बात ये, सपोज ये मार्केट में बनाता हूं, ये पेंसिल में बनाता हूं, कुछ गुड्स में एक्सपोर्ट करता हूं, कुछ डोमेस्टिक मार्केट में बेचता हूं, तो जो मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया है उसमें काम आने वाले प्रोपोर्शनेट इनपुट इनपुट सर्विस के आईटीसी का मेरे को रिफंड मिल जाएगा। वो प्रोपोर्शन कैसे निकालूंगा? तो ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, जिस रिलेवेंट पीरियड में रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूं उस पीरियड में मैंने इनपुट एंड इनपुट सर्विस पे आईटीसी कितना अवेल किया, ओपनिंग बैलेंस क्या, वी डोंट केयर। ओके, ओपनिंग बैलेंस यहाँ कैलकुलेशन में कभी लेना ही मत। तो ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई करो उस पीरियड में कितना इनपुट और इनपुट सर्विस का आपने आईटीसी अवेल किया, उसको प्रोपोर्शनल डिवाइड करिएगा कि आपका एक्सपोर्ट और टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब एक्सपोर्ट और टर्नओवर कैसे निकलता है बच्चों, उसके लिए बात करते हैं हम। सबसे पहली बात सर प्रोपोर्शन कैसे किया आपने, एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब जहां मैं एक्सपोर्ट बोल दूं वहां समझना कि जीरो रेट सप्लाई एसईजेड भी कवर किया है। एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। है ना भाई? सर ये आपका फॉर्मूला है किसका, रिफंड क्लेम करने का। ये आईटीसी अलोकेट होगा और आईटीसी जो अलोकेट हुआ एक्सपोर्ट के लिए उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि आईडीएस में क्या होता है, माइनस करेंगे आईडीएस की खुद की लायबिलिटी जो थी वो, यहाँ पे आपने अगर एक्सपोर्ट किया है या एसईजेड को सप्लाई किया अंडर बॉन्ड या एलयूडी तो खुद की लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, तो जितना भी एलोकेट हुआ आईटीसी वो रिफंड के लिए एलिजिबल है बेटा। अब यहाँ पे नेट आईटीसी का मतलब इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, कैपिटल गुड्स से कोई मतलब नहीं है। सर टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स, मैं बात करूं गुड्स के बारे में, तो सर जितना वैल्यू ऑफ गुड्स आपने जीरो रेट सप्लाई किया है, एसईजेड को सप्लाई किया हो या एक्सपोर्ट किया हो, उसका वैल्यू पर अगर सेम गुड्स आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा होता तो कितने में बेचा होता, वो अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रखी है तो उसका 1.5 टाइम्स, और जो एक्चुअल वैल्यू आपने उसी गुड्स का अगर एक्सपोर्ट किया तो क्या वैल्यू आया, दोनों में से जो सर दोनों में से जो हायर होगा
दोनों में से जो लोअर होगा, सॉरी दोनों में जो लोअर होगा दैट विल बी टेकन। मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट क्या बोलती है, सपोज ये पेन अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में बेचता हूं तो 1 लाख में बेचता हूं, यही एक्सपोर्ट करता हूं तो सर 1.8 लाख में बेचता हूं। तो सर सेम गुड्स बनाने में इनपुट जो काम आए होंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है उसमें भी इनपुट उतने ही काम आए होंगे, जो एक्सपोर्ट में काम आए उसमें भी इनपुट उतने ही काम आए होंगे यार। तो अगर एक्सपोर्ट का टर्नओवर 1.8 लाख ले ले और डोमेस्टिक मार्केट में सेम गुड्स 1 लाख में बिके, तो यार यहाँ पे इनपुट सर्विस का प्रोपोर्शन ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा रिफंड ले लेगा सीसी, इसलिए वहां लिमिट लगा दी 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक काइंड when goods are sold in the domestic market। हाँ है ना भाई। तो सर यहाँ पे 1.8 लाख मेरा एक्चुअल सेल था एक्सपोर्ट का, इसको कंपेयर करेंगे 1.5 टाइम्स द गुड्स which are sold in domestic market same category goods। तो सर वो था 1 लाख का 1.5 टाइम्स 1.5 लाख, तो 1.5 लाख और 1.8 लाख whichever is lower 1.5 लाख ही आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट होगा, और जो टर्नओवर आपका एक्सपोर्ट में काउंट हुआ है वही एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में जब हम टोटल टर्नओवर में ऐड करेंगे उसमें भी 1.5 लाख ही ऐड करने का ये वो सर्कुलर दे रखा बच्चों आपके लिए। अरे क्लियर कि सर जो आपने वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया ली है वही वैल्यू को आपको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालते वक्त भी सर न्यूमरेटर में ऐड करना है बेटा, है ना भाई। आइए बच्चों अब पॉइंट आता है क्या, अच्छा हम ये उसी टर्नओवर की बात कर रहे हैं जो आपने अंडर बॉन्ड या एलयूटी एक्सपोर्ट किया है, तभी तो आपको आईटीसी के रिफंड की बताएगी। जहां आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया है वहां तो आपको आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा भाई, वहां आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है। तो टर्नओवर में भी वही ऐड करेंगे जो आपने अंडर द कवर ऑफ अ बॉन्ड या एलयूटी आपने कोई गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट कराया है। सर अब ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर के साथ है। तो सिंपली सर ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला याद नहीं करने का, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि सर किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट किया कब मानते हैं, अगर उसका सर्विस कंप्लीट भी हो गया है प्लस कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज भी रिसीव हो गया है, तब जाके किसी भी सर्विस को जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। तो ऐसे केस में मालिक सर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड टोटल पेमेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड माइनस वो पेमेंट जो रिसीव तो हो गया है पर सर्विसेज अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो सर उसका अमाउंट कब ऐड करेंगे, उसको वैल्यू में ऐड कब करेंगे, जब उसका सर्विसेज कंप्लीट होगा। तो सेम वे करंट पीरियड में भी तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिसका पेमेंट पहले आ गया था पर सर्विसेज ड्यूरिंग द करंट रिलेवेंट पीरियड कंप्लीट हुई है, तो वो ऐड कर देना। ये जो अमाउंट आया ये होगा क्या, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर सर। अब आएगा क्या एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो इसके केस में फर्स्ट हो गया क्या टर्नओवर इन द स्टेट पर सर्विसेज के टर्नओवर को हटा के, क्योंकि सर्विसेज का एक्चुअल टर्नओवर क्या है उससे मतलब नहीं, क्योंकि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टर्नओवर का फॉर्मूला अलग दे रखा है बेटा, इसलिए पहले सर्विसेज टर्नओवर को हटाओ और फिर सर्विसेज का टोटल टर्नओवर यहां ऐड कर दो। एक तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्लस नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऐड कर दो, तो आ गया आपका क्या टोटल टर्नओवर, पर एक्सक्लूडिंग वो टर्नओवर जो एग्जम्प्ट है। पर हाँ अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया एग्जाम सप्लाईज का तो उसको टैक्सेबल टर्नओवर में ऐड करिएगा, उसको एग्जाम नहीं मानेगा बेटा। ओके चलिए सर रिलेवेंट पीरियड मतलब जिसके लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो। नाउ एक्सप्लेनेशन। सर जब भी गुड्स की एक्सपोर्ट की बात आएगी, सर मैं कहां गायब हो गया भाई, आ गया क्या, आ गया आ गया आ गया, दिख गया, देख लो अच्छे से मेरे को दिख गया, चल पढ़ो ध्यान लगा। सर पॉइंट आता है क्या, गुड्स एक्सपोर्ट अगर आपने किया है तो वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड क्या लिया जाएगा, तो जो आपने आपका शिपिंग बिल जो फाइल किया होगा उसमें जो एफओबी वैल्यू डिक्लेयर किया है वो, या जो आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया उसमें जो वैल्यू डिक्लेयर किया व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर। सर शिपिंग बिल में जो वैल्यू डिक्लेयर किया आपने गुड्स का या एफओबी वैल्यू, शिपिंग बिल में जो एफओबी डिक्लेयर किया वो या टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर किया वो व्हिचएवर इज लोअर शैल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ओके मालिक डन। अब सर ध्यान रखिएगा, आप अगर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी के लिए रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दो केस में आपको अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है। फर्स्ट है अगर आपने ऑलरेडी जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका सीजीएसटी का आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया, तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, कस्टम्स के अंदर रिफंड, तो वहां अगर रिफंड ले लिया तो यहां किस बात का रिफंड यार। सेकंड थिंग, अगर आपने आपके जो एक्सपोर्ट सप्लाईज है या एसजेड को सप्लाई किया उस पे आपने बॉन्ड एलयूटी साइन नहीं किया और वहां पे आपने आईजीएसटी पे करके आईजीएसटी का रिफंड ले रहे हो, तो आप वहां पे आईटीसी अवेल करके आईटीसी यूज कर सकते हो उस आईजीएसटी को पे करने के लिए। पर उस केस में अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी बचा तो उसका रिफंड नहीं ले सकते हो, आपकी चॉइस है, या तो आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड लो, आईटीसी यूज करो उसके लिए बेटा, पर आप दोनों रिफंड एक साथ नहीं ले सकते हो। यहां पे अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी बच जाए यू कांट क्लेम द रिफंड, इसलिए आपको पहले से चॉइस करना पड़ेगा कि आपको आईजीएसटी पे करके आईजीएसटी वाला रिफंड लेना है या आपको अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड का अप्लाई करना है। क्लियर। चलिए सरकार ये हो गया पॉइंट क्या, रिफंड का। अच्छा जो टर्नओवर गुड्स का लेना है एक्सपोर्ट के लिए वही टर्नओवर
एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। इसका मैंने एग्जांपल यहां दे रखा है बच्चों। आओ मालिक सर, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफंडेबल अमाउंट इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड एटीसी, इसका एक मास्टर सर्कुलर मैं तुम्हें बताता हूं मस्त वाला पॉइंट। सपोज आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, अब भले वो आईडीएस वाला रिफंड हो, भले वो जीरो रेट सप्लाई वाला रिफंड का हो, जब आप आईटीसी के रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, जब आप आईटीसी के रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आईटीसी के रिफंड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो मालिक अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़े उस फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड बनता है सपोज ₹2 लाख। पर सपोज ये जो कैलकुलेशन था ये जनवरी महीने का कैलकुलेशन था। जनवरी महीने का जीएसटीआर 3B, जनवरी महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त आपके आईटीसी अकाउंट में बैलेंस बचा है कितना? 1,80,000। तो मतलब आपका 20,000 का क्रेडिट कहीं और काम आ गया बेटा, तो मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। अब सर जरूर तो नहीं ना रिफंड सेम डे अप्लाई करें, आप 2 साल के अंदर रिफंड कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो सर आपने सपोज जून महीने में रिफंड के लिए अप्लाई किया, जब जून महीने में रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे थे उस टाइम आपके आईटीसी अकाउंट में बैलेंस ही कितना है? 150। इसका मतलब मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड आया वो, या जिस टैक्स पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई करो उस टैक्स पीरियड का 3B फाइल करते वक्त फाइल करने के बाद जो आपके पास आईटीसी अकाउंट का बैलेंस बचा वो, या जब आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपके जीएसटीआर सॉरी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी अकाउंट का बैलेंस है वो, इन तीनों में से व्हिचएवर इज लोअर जो होगा दैट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। अच्छा, ये जब आप रिफंड के लिए देखेंगे ये अमाउंट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी सब कुछ क्लब करके फिर ये अमाउंट देखने का बेटा। ओके, अब सपोज आप 1,50,000 रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको मैंने चैप्टर जब शुरू हुआ था तो बताया था कि जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो उतना अमाउंट जितना आप रिफंड के लिए अप्लाई करो उतना आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीडर से कम करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सर ये कौन से हेड से कम करेंगे? तो सबसे पहले आईजीएसटी से वो क्या करने का? बैलेंस को कम करने का। अब आईजीएसटी में सपोज बैलेंस था कितना? 1 लाख, तो 1 लाख रुपये पूरा पूरा डेबिट कर देंगे। कहां से? आईजीएसटी से। अब बचा हुआ अमाउंट जो है 50,000 वो किस में से कम करेंगे? 50,000 का 50% कर दो, मतलब 25,000 सीजीएसटी से 25,000 एसजीएसटी से आपको डेबिट करने का है। अब मान लो सीजीएसटी अकाउंट में बैलेंस 20,000 ही है तो 20,000 वहां से डेबिट कर दो और 30,000 एसजीएसटी से डेबिट कर देना, पर पहले 50-50 करो, वो अगर कम पड़ता है तो फिर अदर हेड से कम करने का। ओके डन। आइए बच्चों अब बात करूंगा, आपने एलयूडी बॉन्ड साइन नहीं किया, आपने ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ आपने आईजीएसटी पे किया या आपने एसजेड को सप्लाई किया तब आईजीएसटी पे किया। अब सर वो आईजीएसटी के रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रूल नंबर 96 बोलता है क्या? ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आप आईजीएसटी अगर आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड ले रहे हो तो सिस्टम क्या होगा? सबसे पहली बात, जो आपने शिपिंग बिल फाइल किया कस्टम के अंदर बेटा, जो आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया होगा, शिपिंग बिल फाइल किया होगा, वही आपका रिफंड एप्लीकेशन है। आपको अलग से कोई रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको लिंक कर चुका है डिपार्टमेंट जीएसटी वाले पोर्टल से। जैसे ही आप वहां शिपिंग बिल फाइल करेंगे, यहां कस्टम का डिपार्टमेंट क्या करेगा? कस्टम पोर्टल से ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल को कनेक्ट करके देखेगा कि आपने उस पर्टिकुलर पीरियड का जीएसटी 1 फाइल किया कि नहीं किया। जीएसटी 1 फाइल किया तो उसके अंदर वो इनवॉइस आ रहा कि नहीं आ रहा है सर, प्लस उसका उस कॉरस्पॉन्डिंग मंथ का आपने जीएसटी 3B फाइल करके टैक्स पे किया कि नहीं किया। अगर वो वेरीफाई हो गया ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में रिफंड आएगा, आपको कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, सर्विसेज अगर आपने एक्सपोर्ट करी है तो आपको पता है क्या सर्विसेज के अंदर क्या होता है? कोई कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू वो क्रॉस नहीं होता। सर्विसेज तो सर इनविजिबल होती है यार, ओवर द टेलीफोन भी सर्विस दे सकते हो, तो इसलिए आप तो आपको रिफंड के लिए प्रॉपर्ली आपको अप्लाई करना पड़ता है डिपार्टमेंट यूजिंग फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01। आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, वह ऑफिसर वेरीफाई करेगा कि सर्विसेज सही में एक्सपोर्ट हुई कि नहीं हुई, वो फॉर्मूला के हिसाब से पेमेंट आया कि नहीं आया, वो सब कुछ चेक करेगा। और उसके बाद आपको एज पर रूल नंबर 99 रूल नंबर 89 पूरा प्रोसेस ऑफ रिफंड एप्लीकेशन वो फॉलो करके आपको रिफंड का सर सारा एप्लीकेशन को वेरीफाई करके फिर रिफंड अलाउ किया जाएगा। आइए बच्चों अब आता है क्या, एक और सर्कुलर आया था अगर कभी भी प्राइस अपवर्ड रिवीजन हो गई, सपोज आपका गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट किया वो 1 CR में एक्सपोर्ट किया था, सपोज कितने मालिक? 1 CR में, उस पे 18% टैक्स आपने 18 लाख रुपए टैक्स पे किया था मालिक, और आईजीएसटी पे करके उस आईजीएसटी 18 लाख का आपने रिफंड क्लेम कर लिया। सब्सिक्वेंटली किसी वजह से एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिवाइज हो गया और उस प्राइस 1 करोड़ की जगह 1.1 करोड़ हो गया तो 10 लाख से प्राइस बढ़ गई, तो 10 लाख से प्राइस बढ़ गई तो 10 लाख पे एडिशनल आईजीएसटी की लायबिलिटी आई होगी बेटा, वो आई होगी कितनी? 1.8 लाख। तो पहले 1.8 लाख आपने पे किया होगा और फिर 1.8 लाख का आपको रिफंड मिल जाएगा। आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देना यूजिंग फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01। यू कैन अप्लाई फॉर दैट रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स पेड ड्यू टू अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस। पहले तो आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे,
विथ इंटरेस्ट, और फिर उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके मालिक, तो रूल नंबर 89 के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई करके और फिर आपको रिफंड दिया जाएगा। वहां ऑटोमेटिक रिफंड नहीं मिलता है, मैनुअली डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा एप्लीकेशन को। अब ऐसे ही कभी डाउनवर्ड रिविजन ऑफ प्राइस भी तो हो सकता है। हमने ओरिजिनली 1 करोड़ प्लस 18 लाख का बिल लिखा था, किसी वजह से प्राइस डाउनवर्ड रिवाइज हो गया और प्राइस अभी हो गया कितना सर 80 लाख। तो 80 लाख अगर प्राइस हो गया तो 20 लाख का आपने क्रेडिट नोट दिया होगा। अब 20 लाख का क्रेडिट नोट कर दिया तो 20 लाख पे जीएसटी लायबिलिटी भी आपकी कम हो गई होगी, जो आती है कितनी 3.6 लाख का आपका 20 लाख का तो वैल्यू और 3.6 लाख का जीएसटी का लायबिलिटी आपका कम हो गया होगा। तो जिस पीरियड में आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया होगा उस पीरियड में आपकी लायबिलिटी कम हो गई। अब आपने भाई साहब ओरिजिनली 18 लाख रुपए टैक्स पे करके उसका रिफंड ले लिया और बाद में 3.6 लाख का आपने लायबिलिटी कम कर दिया, तो सर 3.6 लाख आपको एक तरह से मानेंगे ना कि हमने रिफंड तो पूरा 18 लाख कर लिया, तो सर आपकी लायबिलिटी कम होगी, तो आपको 3.6 लाख का वापस से गवर्नमेंट को अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सर अगर कभी भी डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस होता है तो आपने क्रेडिट नोट इश्यू करके आपकी लायबिलिटी कम करी होगी, तो उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा। मतलब इस एग्जांपल में 3.6 लाख आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। ठीक है मालिक, चलिए सर नाउ एलईडी और बॉन्ड। सर ध्यान रखिएगा बेटा, जब जीएसटी नया नया आया था तब सारे ही केसेस में बॉन्ड बोला था कि पहले आप बॉन्ड साइन करें बिफोर दी जीरो रेट सप्लाई, और सर उसके बाद ही आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई कर सकते हो। पर सर उस टाइम पे कुछ लोगों को ही एलईडी के लिए अप्लाई किया, अलाउ किया था, पर हाँ गवर्नमेंट ने देखा कि हमको तो वी शुड सपोर्ट आवर एक्सपोर्टर्स, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे केसेस में एलईडी अलाउ कर दिया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के 2 मिनट का काम है सर, जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, वहां एक फॉर्म दे रखा, वो फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे, हो गया एलईडी आपका खत्म। सर पर सारे केस में एलईडी अलाउ कर दिया, पर अगर आप ऑलरेडी आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रहा है अगेंस्ट एन ऑफेंस अंडर जीएसटी या अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब सर्विस टैक्स एक्साइज वेट में या जीएसटी प्रोविजंस में आपके अगेंस्ट ऑलरेडी कोई केस चल रहा है जहां पे टैक्स इवेजन एक्सीड ₹2.5 लाख, तो सर ऐसे चोरों के लिए तो बोल दिया तुमको बॉन्ड ही साइन करना पड़ेगा मेरे मालिक, तुम्हारे से हम एलईडी पे विश्वास नहीं कर सकते। वहां बॉन्ड साइन करेगा, बैंक गारंटी देगा, ताकि कल को इसने टैक्स पे नहीं किया और पता पड़ा है फ्रॉड है तो उससे रिकवरी करते वक्त इजी रहे गवर्नमेंट को। ओके चलिए, अच्छा बॉन्ड या एलईडी जो आप साइन करेंगे उसमें आप लिखते क्या हो, आप अपने आप को बाइंड करते हो कि सर मैं ये गुड्स और सर्विसेज जीरो रेट सप्लाई कर रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, पर अगर कल को एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो आई शिल पे दिस टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट, है ना। तो उसके लिए लिखा है क्या कि सर अगर गुड्स की बात करें तो इफ द सप्लायर फेल्स टू एक्सपोर्ट द गुड्स सर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ या फर्दर पीरियड अगर अलाउ किया कमिश्नर, तो अगर 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया तो ऐसे केस में उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो जो टैक्स उसने उस टाइम जब बिल इशू किया था तब टैक्स पे नहीं किया था तो अब पे करेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। और इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट करते हो तो कोई फिजिकल मूवमेंट तो बाहर होना नहीं रहा है, पर वहां पे कंडीशन किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट का मानते हैं जब उसका कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो सर आरबीआई टाइम लिमिट के अंदर या 1 ईयर के अंदर वो फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ उन सर्विसेज का जो आपने अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या अंडर द कवर ऑफ एलईडी एक्सपोर्ट करी थी या बॉन्ड एक्सपोर्ट करी थी, तो ऐसे केस में सर जिस दिन वो टाइम एक्सपायर होगा 1 ईयर, उसके 1 महीने उसके 15 दिन के अंदर मैं पूरा टैक्स जो मेरा आपने नहीं लिया था टैक्स ड्यू टू बॉन्ड और एलईडी मैं पे करूंगा अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। हाँ है ना भाई, डन। सर अब ध्यान दीजिए, अब मान लो आपका वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज नहीं हुआ था विद इन 1 ईयर और टाइम अलाउड बाय आरबीआई विच एवर लेटर, उस टाइम में पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ सर्विसेज में, तो आपने क्या किया, एलईडी या बॉन्ड साइन किया हुआ था, तो आपने सिंस वो पेमेंट रिलीज नहीं हुआ इतने टाइम में तो आपने वो अमाउंट जो गवर्नमेंट ने नहीं लिया था आपसे अब आपने पे कर दिया विद इंटरेस्ट। या गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ 3 महीने में तो उन पे जो टैक्स बनता था आईजीएसटी जो आपने पे नहीं किया था ड्यू टू बॉन्ड या एलईडी वो आपने पे कर दिया विद इंटरेस्ट। अब सब्सिक्वेंटली वो गुड्स एक्सपोर्ट हो गया या सर्विसेज के केस में वो सब्सिक्वेंटली पेमेंट रियलाइज हो गया, तो ऐसे केस में जिस दिन वो पेमेंट रियलाइज हुआ है सर उसके बाद आप वापस से उस आईजीएसटी का रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो आईजीएसटी आपको रिफंड मिलेगा, पर इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। सेकंड थिंग सर, अब आपने सिंस एक्सपोर्ट कर दिया है, आईजीएसटी पे किया था, आईजीएसटी का रिफंड ले लिया आपने, अब सिंस वो तो एक्चुअली ओरिजिनल देखा जाए तो दैट वाज एक्सपोर्ट अंडर द बॉन्ड और एलईडी, तो वहां पे अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी आपने अवेल किया होगा और उसका आपने रिफंड क्लेम किया होगा बेटा। तो सर अगर वो पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ था उसकी वजह से अगर अपना अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का भी रिफंड रिजेक्ट हो गया था तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, यहां पे अगर फर्दर सब्सिक्वेंट पीरियड में आपको अगर
वो पेमेंट रियलाइज हो गया या सब्सिक्वेंटली गुड्स आपके एक्सपोर्ट हो गए, तो जो आपने आईजीसी पे किया था उसका तो रिफंड देंगे साथ में, सिंस यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी, क्योंकि आपने बॉन्ड एलडी साइन किया था, तो सर ऐसे केस में हम आपको वो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का भी रिफंड अलाउ करेंगे अगर आप एलिजिबल हो तो, पर हाँ इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा। आइए बच्चों, सर रूल नंबर 96 बी कहता है क्या, सर गुड्स के केस में, देखो सर्विसेज के केस में तो क्या था बेटा, जब तक पेमेंट रियलाइज नहीं होता है तब तक तो आप लोगों की नजर इस पर चली गई बेटा। अरे आप पढ़ाई पे ध्यान दो यार, सर इसको बाद में देखना भाई, अभी पहले प्रोविजन पर ध्यान दो सर, अच्छे से देखना बेटा, ठीक है। रूल नंबर 96 बी कहता है क्या, सर्विसेज के केस में क्या था कि आप मेरी भी नजर चली गई बेटा उधर, सर सुनना बात को ध्यान से, सर्विसेज में तो पेमेंट जब फॉरेन करेंसी में रियलाइज होगा तभी उसको एक्सपोर्ट मानते हैं, पर गुड्स के केस में तो सर आपने अगर गुड्स यहां से बाहर भेज दिया, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, और वहां पे आप एक्सपोर्ट के बेनिफिट ले लेते हो, क्लियर। वहां पेमेंट रियलाइजेशन का कोई कंडीशन नहीं है। अब आपने मान लो गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया और उसका आईजीसी पे करके एक्सपोर्ट किया, आपने आईजीसी का रिफंड ले लिया या फिर अनप्लेस बैलेंस ऑफ आईटीसी का आपने रिफंड ले लिया अगर आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन करके एक्सपोर्ट किया था तो, पर सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आया ही नहीं। अरे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों किया, ताकि फॉरेन एक्सचेंज आए, देश का भला हो, पर सर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया और आपका पेमेंट आया ही नहीं विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा, तो सर ऐसे केस में जो आपने रिफंड लिया था वो आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। और अगर आपने सर जो आरबीआई की टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट एक्सपायर होने के 30 दिन में अगर अमाउंट पे नहीं किया अलोंग विद इंटरेस्ट तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएगी। पर हाँ इसका एक एक्सेप्शन है, आरबीआई चाहे तो सर हैविंग रिगार्ड टू द मेरिट्स ऑफ द केस रिक्वायरमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को वेव ऑफ कर सकता है, बोल सकता है ठीक है जान दो पेमेंट नहीं आया चलेगा, तो ऐसे केस में भले ही फॉरेन करेंसी नहीं आया तो भी आपसे रिकवरी नहीं किया जाएगा। अब मान लो इन केस अगर आपका कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज गुड्स के केस में रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए सर जो उस पे आईजीसी था या जो भी आपका रिफंड का अमाउंट था आपने गवर्नमेंट को वापस से पे कर दिया था विद इंटरेस्ट, और सब्सिक्वेंटली अगर वो पेमेंट बाद में रियलाइज हो गया तो सर जिस दिन वो पेमेंट रियलाइज हुआ उसके 3 महीने के अंदर आपको एविडेंस सबमिट करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को कि मेरे को ये पेमेंट रियलाइज हो गया, तो ऐसे केस में जो रिफंड आपसे रिकवरी किया था वो रिफंड आप वापस से एलिजिबल हो जाएंगे और आपको प्रोपोर्शनेट जितना अमाउंट रिकवर हुआ है उतना प्रोपोर्शनेट रिफंड वापस से मिलेगा, पर इंटरेस्ट जो पे कर दे उसका रिफंड कभी नहीं मिलता। इसी के साथ भारत माता की जय। ये लो सर पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, जल लीजिए, जब सर ऐसे फ्रेंड को जल पिला दे बेटा तो जिंदगी में तो सर पानी पानी हो जाए बेटा, है ना। पढ़ सर, आइए सेक्शन नंबर 147 डिम्ड एक्सपोर्ट। 4 केसेस है जहां पे बोल दिया ना, कह दिया ना, बस कह दिया, मतलब यहां पे एक्चुअली गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली गुड्स बाहर नहीं आ रहा है, पर फिर भी उसको एक्सपोर्ट माना गया है। फर्स्ट, अगर आपने कोई पर्सन ऐसा है जिसने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, उसको कोई गुड सप्लाई किया, या फिर सर एक्सपोर्ट प्रमोट जिसने ईपीसी स्कीम ले रखा है उसको आपने कैपिटल गुड सप्लाई किया, या 100% ईओयू जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट भी आती है, उनको आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी, कोई गुड सप्लाई किया सॉरी, एंड सर बैंक ने सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, तो ऐसे केस में ये चारों केस क्या कहलाएंगे, डिम्ड एक्सपोर्ट कहलाएंगे। यहां पे एक्चुअली गुड्स इंडिया से बाहर नहीं जा रहा फिर भी एक्सपोर्ट मानते हैं। इसका मतलब ये है कि सर अब डीम्ड एक्सपोर्ट करने का क्या बेटा, सबसे पहली बात तो यहां पे जो जीएसटी लगता है वो पे करना है, मतलब बिल पे जीएसटी लगेगा, बिल पे जीएसटी लगेगा, ध्यान देना, ये सर्कुलर दे रखा है बेटा पे बिल पे जीएसटी लगेगा। अब डिम्ड एक्सपोर्ट है इसलिए गवर्नमेंट अलाउ किया हुआ है सर ये जो जीएसटी पे किया इसका रिफंड मिलेगा साहब, एक तरह से टैक्स फ्री सप्लाई होना है, पर पहले टैक्स पे करो फिर रिफंड लेके आओ। रिफंड मैकेनिज्म के थ्रू यहां पे टैक्स फ्री किया है। अब रिफंड कौन लेके आएगा तो सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से आपस में लोग डिसाइड करेंगे, 1% रिफंड लेके आएगा। अच्छा, अगर सप्लायर रिफंड लेके आ रहा है तो रेसिपिएंट का डिक्लेरेशन लेगा कि सर वो जो जीएसटी जो बिल पे लगा हुआ है उसका न तो उसने आईटीसी लिया है न वो उसका रिफंड क्लेम करेगा, तो जाके सप्लायर को रिफंड मिलेगा। और अगर रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो लिखेगा क्या, जो बिल पे मैंने टैक्स पे किया है उसका न तो मैंने आईटीसी लिया है, मतलब आईटीसी यूज नहीं किया उसने। क्या होता है इसमें, रेसिपिएंट क्या करेगा, जब रिफंड के लिए अप्लाई करेगा तो सप्लायर का डिक्लेरेशन लेगा कि सर वो रिफंड के लिए न तो उसने अप्लाई किया ना वो अप्लाई करेगा, और रेसिपिएंट क्या करता है, एक बार आईटीसी अवेल करता है जस्ट, और फिर उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर देता है। तो सर वो लिखेगा क्या कि मैंने ये आईटीसी जो लिया था वो इस बिल के बेस पे लिया था जिसका मैं रिफंड अप्लाई कर रहा हूं, और सर ये सप्लायर इसका रिफंड ना तो लेगा ना उसने लिया है, क्लियर, ये डिक्लेरेशन लेगा। और हाँ, किस दिन 2 साल कब से काउंट करेंगे, हमने सर्कुलर आगे पढ़ा हुआ है,
सप्लायर हो या रेसिपिएंट, कोई भी रिफंड के लिए अप्लाई करे, जब सप्लायर ने उसका रिटर्न फाइल किया होगा, सप्लायर ने, किसने बच्चों, सप्लायर ने रिटर्न जब फाइल किया होगा जिसके थ्रू टैक्स पे किया होगा डिम्ड एक्सपोर्ट पर, वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, भले सप्लायर अप्लाई करे या रेसिपिएंट अप्लाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, रिफंड टू यूएन बॉडीज और एम्बेसीज। सर यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कुछ लोगों को नोटिफाई कर दिया अंडर सेक्शन 55, जैसे यूनाइटेड नेशंस या स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसिल पोस्ट इन इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट्स और करियर काउंसिल ऑफिसर्स पोस्टेड देयरइन, इनको नोटिफाई कर दिया और बोल दिया क्या, अगर इन लोगों को हमने सप्लाई किया तो पहली बात तो जीएसटी लगाएंगे। ये लोग किसी से भी देश में परचेज करेंगे तो परचेज पे टैक्स पे करेंगे, और जो टैक्स पे कर दिया है उसका इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका इनको रिफंड मिलेगा। ये फॉर्म नंबर जीएसटीआर 11 जब सबमिट करेंगे अपना सर, उसके साथ में स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, सॉरी ये क्या करेंगे, हर एक क्वार्टर, एवरी क्वार्टर का मैक्सिमम एक रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल क्वार्टर के लिए सिंगल रिफंड क्लेम कर सकते हैं ये लोग, पर ये रिफंड एप्लीकेशन देंगे अलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 11 जो इनके लिए रिटर्न का फॉर्म दे रखा है, तो स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 11 के साथ में एक रिफंड एप्लीकेशन देंगे एवरी क्वार्टरली। क्वार्टर खत्म होने के 2 साल के अंदर इनको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर जब होगा जिसमें सप्लाई रिसीव हुई थी वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, और इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उनका रिफंड मिलेगा। हाँ ना भाई, इसीलिए तो इन लोगों के लिए हमने पढ़ा था क्या, अगर इन लोगों ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी होती, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो रिवर्स चार्ज में इनको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, मेगा एग्जाम्शन लिस्ट में इंपोर्ट ऑफ सर्विस डायरेक्ट एग्जाम करी हुई है, क्योंकि क्यों अननेसेसरी टैक्स पे कराओ पहले रिवर्स चार्ज में, फिर टैक्स का रिफंड लो। यहाँ पे तो डायरेक्ट एग्जाम किया था, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस को एग्जाम किया था। इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से सर्विसेज या गुड्स लिया है तो वहां पे पहले जीएसटी पे करेंगे उस पे, और फिर इनवर्ट सप्लाई का स्टेटमेंट सबमिट करके रिफंड की एप्लीकेशन लगाएंगे और रिफंड इनको मिल जाएगा। और हाँ सर, इस सेक्शन के थ्रू एक पर्सन को नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, सर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, आर्मी के जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट होते हैं, इन्होंने जो भी टैक्स पे किया है इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी, उसका 50% को रिफंड मिलता है, क्योंकि ये जो गुड्स खरीदते हैं ये फर्दर किसको सप्लाई करेंगे, टू देयर ऑथराइज कस्टमर्स और टू देयर यूनिट रन कैंटीन्स। यूनिट रन कैंटीन या ऑथराइज कस्टमर को अगर सप्लाई किया तो ऐसे केस में 50% जीएसटी का इनको रिफंड मिलता है। दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस सेक्शन का रिफंड, ओके, पर 50% ही मिलता है। ओके सर, यह बोल दिया क्या सर, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी उस पर अगर आईजीएसटी पे किया, कस्टम के थ्रू गुड्स लाए, कस्टम पे किया, साथ में आईजीएसटी पे किया, उस आईजीएसटी का भी रिफंड मिलेगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स खरीदते हैं उसमें भी जीएसटी पे करते हैं, उसका आईजीएसटी, उसका भी जीएसटी का रिफंड मिलता है, तो वही गुड्स अगर इंपोर्ट किया तो उसका आईजीएसटी का रिफंड भी मिलेगा। अच्छा, अगर यही स्पेशलाइज्ड एजेंसीज या यूएन होल्डर्स, देखो दे आर कॉल्ड यूएन होल्डर्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है इनको, पर अगर ये ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई करे विच आर चार्जेबल टू जीएसटी, कोई आउटवर्ड सप्लाई है तो उसके लिए सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा इनको। ओके, यूएन नंबर किस लिए, इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड के लिए है बेटा। आइए सर, यूएन नंबर जो है दैट विल बी वैलिड थ्रू आउट द कंट्री, इनको सिंगल यूएन नंबर लेना है, इनको स्टेट वाइज यूएन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आइए, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड बड़ा अच्छा सेक्शन है सर। नॉर्मली अगर डिपार्टमेंट रिफंड के लिए लेट होता है 60 डेज में, अगर आपने जो अप्लाई किया उसके 60 डेज में अगर इन्होंने रिफंड नहीं दिया तो 61st डे से दे विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। पर बड़ा ही सुंदर प्रोविजन जीएसटी में ऐड किया और बोल दिया क्या सर, अगर किसी केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, या अपीलेट अथॉरिटी ने, या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर में लिखा कि इस एसएससी को रिफंड बनता है, और उसके बाद एसएससी ने रिफंड के लिए अप्लाई किया और उसमें भी गवर्नमेंट ने 60 डेज का रिफंड टाइम ले लिया, तो सर ऐसे केस में 61st डे या उसके बाद जब रिफंड मिलेगा तो 61st डे से द एसएससी विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बच्चों। हाँ है ना भाई, डन, ध्यान रखिएगा बेटा। सर इसलिए प्री डिपॉजिट जो होता है, अपील वाले चैप्टर के अंदर प्री डिपॉजिट जो सेक्शन दे रखा है, उसमें अगर आपने प्री डिपॉजिट किया है और बाद में आप केस जीत गए तो आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड जो मिलता है वहां पे सर अगर 60 डेज में डिपार्टमेंट ने नहीं दिया तो 61st डे से दे विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। और हां, वहां ध्यान रखिएगा प्री डिपॉजिट केस में सर ध्यान रखना खास बात, वहां 60 डेज भी काउंट नहीं करने का है। वहां तो जब आपने प्री डिपॉजिट दिया था उस दिन से लेके जब आपको रिफंड मिलता है तब तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम आपको मिलेगा। वहां 60 डेज नहीं बोलने का, मैंने पहले 60 डेज बोल दिया नहीं। पर नॉर्मल केस में, नॉर्मल ऑर्डिनरी केस में अगर कभी भी आपको
कोई ऑर्डर मिल गया रिफंड का, उसके बाद आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, उसके बाद भी डिपार्टमेंट ने 60 डेज से ज्यादा लेट कर दिया, तो 61st डे से यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर annum इंस्टेड ऑफ 6%। बेटा प्री डिपॉजिट में जब प्री डिपॉजिट किया था वहां से लेके जब आपको रिफंड मिलेगा तब तक का इंटरेस्ट वो भी 9% पर annum मिलता है बच्चों। ओके चलिए सर, अब कंज्यूमर वेलफेयर फंड अगर देखो गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन लिया हुआ कि बर्डन इज ऑलवेज शिफ्टेड, अगर एसएससी प्रूव कर देता है कि उसको रिफंड बनता है तो उसको रिफंड मिलेगा, पर एसएससी ये प्रूव कर देता है रिफंड बनता है पर उसको नहीं बनता है, ये प्रूव नहीं कर पाए कि ही इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो जो रिफंड का अमाउंट है दैट विल नॉट बी गिवन टू हिम बट इट विल बी गिवन टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, उसमें अमाउंट पास ऑन कर दिया जाएगा। तो सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्या क्या अमाउंट जाते हैं बेटा? अमाउंट विच आर डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर, जो एसएससी को नहीं मिल पाता है वो यहाँ जाता है। सेकंड, अगर इस फंड को इन्वेस्ट करके कोई इनकम आती है वो भी इसी फंड में जाएगी, प्लस अगर कोई अमाउंट सर इस फंड के लिए रिसीव होता है गवर्नमेंट को तो वो भी इस फंड में जाएगा। नाउ सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ध्यान रखिएगा बेटा, सीजीएसटी हो और एसजीएसटी हो, दोनों का फंड अलग अलग है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करता है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड को। पर हाँ, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो फंड होता है उसका रिफंड अगर बनता है और वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालना तो कहां डालेंगे? 50% सीजीएसटी में, 50% एसजीएसटी में डालेंगे बच्चों। हाँ है ना भाई? एंड सर देन ना एनी अमाउंट हैविंग बीन क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, एक बार कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट कर दिया और बाद में पता पड़ा कि ये तो रिफंडेबल अमाउंट है, एसएससी ने प्रूव कर दिया कि ही इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो उतना अमाउंट जो रिफंड बनता है उस एसएससी को इस फंड से निकालेंगे और उस रेस्पेक्टिव एसएससी को ट्रांसफर किया जाएगा। आइए बच्चों, सर अगला टॉपिक वैसे मैं आपको बता चुका हूं 2-3 बार ये टॉपिक, अगर किसी सप्लाई को आपने गलती से इंट्रास्टेट सप्लाई मानते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया विच वाज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई, तो ऐसे केस में क्या होगा? सर पहले आप करेक्ट हेड वाला आईजीएसटी पे करेंगे और जिस दिन आपने वो करेक्ट हेड में टैक्स पे किया उसके 2 साल में आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो आपने रॉन्गली पे किया, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? 2 साल कब से? जब से करेक्ट हेड में टैक्स पे किया। सेकंड थिंग, ये सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब क्या है? तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब पहले आपने इसको इंट्रा मानते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, बाद में पता पड़ा कि इंटर है, या फिर आपने इंटर मानते हुए आईजीएसटी पे कर दिया, बाद में पता पड़ा कि सी और एस लगता है इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो ऐसे केस में बाद में पता कैसे पड़ा? तो इधर ऑन हिज ओन असेसमेंट एसएससी को खुद को पता पड़ गया या फिर डिपार्टमेंट के किसी प्रोसीडिंग में पता पड़ा, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, कोई इंस्पेक्शन चल रहा था, कोई वेरिफिकेशन चल रहा था, वहां डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बताया कि भाई साहब ये तो आपने गलत हेड में टैक्स पे कर दिया है, चलेगा। तो सब्सिक्वेंटली हेड भले ही टैक्स पेयर हिमसेल्फ से पता पड़ा या बाय द टैक्स ऑफिसर इन एनी प्रोसीडिंग पता पड़ा, चलेगा, दिस सेक्शन विल रिमेन द सेम, और वहां पे पहले करेक्ट हेड में टैक्स पे करना और फिर वहां से 2 साल के अंदर रॉन्ग हेड का जो टैक्स था वो आपका रिफंड ले सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। आइए बच्चों अब सर्कुलर एक और, सर क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड लेने के लिए कोई टाइम लिमिट है? 2 साल का टाइम लिमिट वहां अप्लाई होगा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो आपका ही ई वॉलेट है, आपका ही पैसा लीजिए कभी भी रिफंड। फिर क्या वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड लेने के लिए अगर अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो क्या सीए के सर्टिफिकेट की या सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है क्या? अगर 2 लाख से कम भी तो नो सर्टिफिकेशन और नो डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड। एंड सर ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपके टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट आ गया है, क्रेडिट हो गया है, भाई सप्लाई ईसीओ ने टीसीएस कट किया या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने टीडीएस कट किया, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आ गया तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का फंड है यार, उसका अगर यूज आता है आपके लायबिलिटी पे करने में तो यूज करो, आपको रिफंड ना रिफंड लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों एक लास्ट पॉइंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो क्या सिस्टम होता है? सबसे पहली बात, अनरजिस्टर्ड पर्सन पे रिफंड की बात कब आएगी? मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने किसी बिल्डर को, ये रहा, आपने बिल्डर से कोई फ्लैट बुक कराया, कोई ऑफिस बुक कराया बेटा आपने सर कोई लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली बेटा आपने, और सब्सिक्वेंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया बेटा। चलो मैं बिल्डर का एग्जांपल देता हूं, जल्दी समझ में आएगा आपको बच्चों, ये एग्जांपल है केवल, मे बी सर ये केवल एग्जांपल है, केस कोई भी हो सकता है बच्चों। सपोज आपने फ्लैट बुक कराया और बिल्डर ने बोला मैं आपको फ्लैट बना के दे दूंगा 4 साल के अंदर। 3 साल गुजर गए, बिल्डिंग बनी नहीं सर, शुरू ही नहीं, बनना तो बहुत दूर की बात है। अब आप बिल्डर को कांटेक्ट किया, आपने बोला भाई साहब ये क्या कर रहे हो? हमारा सपनों का आशियाना बनना था, हम तो सपने ही देखते रह गए, आशियाना कोई और ले गया अब ऐसे केस में आप क्या कराते हो? आप बोलते हो भाई मैंने तेरे को जो 1 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे वो तू मेरे को रिफंड दे, वापस दो, मेरे को नहीं चाहिए फ्लैट। बिल्डर बोलता है क्या तुमने 1 CR जो दिए थे उसमें मैंने 5% सपोज जीएसटी है वो मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका हूं, रिमेनिंग जो 95% आप ले जाओ।
मतलब सपोज 1 करोड़ 5 लाख रुपए आपने दिए थे, 5 लाख वॉज दी जीएसटी का अमाउंट। बिल्डर बोलता है क्या 5 लाख तो मैं जीएसटी पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को, आपका 1 CR था, 1 CR ले जाओ। तो सर एसएससी बोल रहे 5 लाख रुपए भाई, वो कस्टमर के लिए 5 लाख बहुत बड़ी बात है यार, तो क्या वो सरकार खा जाएगी पैसे? तो सर ऐसे केस में सर्कुलर आया सॉरी, और ये प्रोविजंस बने अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अब सबसे पहली बात तो ये कि अगर सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट नहीं निकला अब तक, क्योंकि क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट होता है क्या, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो सप्लाई हुआ है, जिस फाइनेंशियल में आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक वो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है। वापस में गायब हो गया। ओके सर आ गया वे, सुनो ध्यान से बात को। मालिक ये बोला है कि अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट अब तक एक्सपायर नहीं हुआ है तो सप्लायर को बोलो कि वो क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट। उससे क्या होगा कि सर वो पूरे इस एग्जांपल में 1 करोड़ 5 लाख का पूरे का क्रेडिट नोट देगा। अब 1 करोड़ 5 लाख मतलब जीएसटी का अमाउंट भी एसएससी को मिल गया, सॉरी कस्टमर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन था उसको मिल गया। अब 5 लाख रुपए का जो जीएसटी पोर्शन था वो जिस महीने में उसने क्रेडिट नोट इश्यू किया उस महीने में उसकी जीएसटी लायबिलिटी से कम हो जाएगा, नहीं तो वो रिफंड लेके आ जाएगा सर। तो सिंपल अनरजिस्टर्ड पर्सन को उसका पूरा पैसा मिल गया। पर अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट बिल्डर का निकल गया, जो सप्लायर था अब वो क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर पाएगा। अब वो गवर्नमेंट को जो उसने 5 लाख रुपए पे कर दिए थे ऑन एडवांस ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस ऑफ सर्विस, एडवांस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। अब वो 1 करोड़ 5 लाख में से 5 लाख गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका है। अब वो बोलेगा गवर्नमेंट को मैं 5 लाख का रिफंड के लिए अप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि मेरा क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम निकल गया। अब सर ऐसे केस में वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को बोलता है क्या मेरा 1 करोड़ में तेरे को देता हूं, 5 लाख रुपए तू डायरेक्ट गवर्नमेंट से ले आना। तो वहां पे यहाँ पे रूल्स बनाए गए और वहां पे सर उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को बोला कि तू चिंता मत कर, जिस स्टेट में वो बिल्डर रजिस्टर्ड था, वो सप्लायर जिसको तूने टैक्स पे किया था, उस स्टेट में एक टेम्पररी नंबर ले लेना आप जीएसटी पोर्टल पे जाके सर यूजिंग योर पैन नंबर, और उसको उस नंबर को यूज करके आप रिफंड के लिए अप्लाई करना, साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करना जिससे ये प्रूव हो जाए कि आपने पूरा 1 करोड़ 5 लाख जो था वो पे किया था, आपका कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो चुका है, उसमें 5 लाख का अमाउंट जीएसटी का था और सर वो जीएसटी का अमाउंट अपने सप्लायर को पे किया था एंड नाउ आई एम एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड, इसलिए मेरे को रिफंड दिया जाए। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करके आप अप्लाई कर देना और ऐसे केस में उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड दिया जाएगा। पहले ऑफिसर क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेशन वेरीफाई करेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड शुड बी 1000, 1000 से कम का अमाउंट नहीं होना चाहिए। ये मैंने बिल्डर का एग्जांपल दिया, केस में भी एनी गुड्स एनी सर्विसेज, क्लियर। और सर 2 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2 साल कब से, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ वहां से 2 साल बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। और ऐसे केस में यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड। अच्छा मान लो बिल्डर ने आपको रिफंड जो दिया था वो 1 करोड़ पूरा नहीं दिया, उसने केवल 70 लाख रिफंड दिया आउट ऑफ रुपीज 1 CR, तो 70 लाख का जो प्रोपोर्शन जीएसटी बनता है उतना ही आपको रिफंड दिया जाएगा। मतलब एक तरह से 30 लाख पे जीएसटी गवर्नमेंट अपना रखेगी बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। ये टॉपिक मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, अनरजिस्टर्ड पर्सन का टॉपिक भी खत्म होता है। अब इसी के साथ सर आपके लिए छोटा सा मैसेज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, चमत्कार होंगे अगर आपने मेहनत कर दी तो। दिस इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा अगर आपने पढ़ाई कर दी तो। सर ढोल बजेंगे, शानदार वाली पार्टी होगी सर, बस आप अभी दम लगा दीजिए, 100% सक्सेस आपके पास आने वाली है। ऑल द बेस्ट गाइस। और अगर मजा आ गया हो तो सर कमेंट किए बिना जाएगा नहीं, एंड सर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये लेक्चर जो है बहुत यूजफुल रहेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड बिफोर द एग्जाम्स आल्सो। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े एंड दुआओं में जरूर याद रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।